जोहार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखरा पर। अखरा जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के यूजीसी नेट और एमए की पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। अभी चूंकि मेरे पास समय नहीं था उतना कि मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक वाइज मैं बता सकूं, और चूंकि सब्सक्राइबर्स की भी कमी थी तो मुझे लगा कि और लोग भी जुड़ जाएंगे। और चूंकि नजदीक हो चुका था एग्जाम, तो मैंने सोचा कि इसके बाद से जब वापस से शुरू की जाए पढ़ाई तो ज्यादा अच्छे तरीके से की जाएगी। जो दिसंबर की पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। एकदम एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि जो भी यूजीसी की जो पढ़ाई है, ठीक है, यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो 6 महीने की तैयारी है ना। आप 1 महीने 2 महीने या 15 दिन में पढ़कर संभव नहीं है उतना, मतलब यदि पहले से जानकारी नहीं है तो उतना संभव नहीं है कि आप कर सकें। हाँ, 2 महीने में या 3 महीने में किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई चाहिए, रिगरस पढ़ाई चाहिए, है ना। पर अगर आप चाहेंगे कि 15 दिन में कर लें, एग्जाम का डेट आ गया है सामने और उसके बाद कर लें, तो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम नहीं देना, एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने से आपके क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे आप, है ना। और जब क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे तो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, कि आप सबसे पहले उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझें, कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार वो समझिए। ठीक है। अ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम और आप तभी बढ़ेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो कि मेरे पास डाटा आ रहा है आप लोगों का, वो दिख रहा है कि बहुत लोग वीडियोस को देख रहे हैं उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के बाद वापस आ जाएगा उस वाले में, कि जैसे टीआरएल सर्च करेंगे तो अखरा का चैनल आ जाएगा, या तो अखरा चैनल ही नाम याद हो गया होगा क्योंकि बहुत छोटा सा नाम है, प्यारा सा नाम है, तो याद रह जाएगा, तो फिर वो सर्च कर लेंगे। लेकिन सब्सक्रिप्शन से होता ये है ना दोस्तों, कि मुझे पता चलता है कि अच्छा इतने लोग हैं, जैसे सब्सक्राइब करेंगे यदि, मेरे पास यदि 300 लोग हैं, तो ये मेरी जिम्मेवारी बन जाते हैं, है ना, कि ये मेरे चैनल पर हैं तो मेरी जिम्मेवारी है कि इन लोगों के लिए मैं काम करूं, वीडियोस डालूं। तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आवश्यक है। भले आप लोगों को लगता होगा कि यार वीडियोस तो देख ही लेंगे, मिल ही जाएगा सर्च करके, लेकिन उससे बजाय आप समझिए कि जब यदि 300 लोग 500 लोग जुड़ेंगे तो ये मेरी जिम्मेवारी हो जाएगी। मैं कोताही नहीं कर सकता हूं। अभी होता ये ना कि पता नहीं एग्जैक्टली सही मायने में वीडियो सही तक पहुंच रही है या नहीं, व्यूज जा रहे हैं 200 300, पर सब्सक्राइबर उतने नहीं। उसके पीछे रीजन क्या है, मतलब वीडियोस देख ले रहे हैं और चले जा रहे हैं। वीडियोस देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो हम कम से कम, एक तो मेरी जिम्मेवारी सुनिश्चित होगी, दूसरी बात हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे तरीके से जान लेंगे। कई लोग हैं जो मोबाइल पर मैसेज कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है, उनको कोई समस्या है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको समझा दे रहा हूँ, उन या तो फिर कहीं पे गाइडेंस की जरूरत है तो मैं कर दे रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, वहां पे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां जिसको ख्याल रखना है, तो जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं ना, वो मेरे मोबाइल में एक बच्चे ने मैसेज किया कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार कवर कर दीजिए कि कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है ना। तो हुआ कैसे, ये जब तक संवाद स्थापित नहीं होगा, जब तक आप मेरे परिवार का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, या तो आप अपने परिवार में मुझे आने नहीं देंगे, तो बातचीत संवाद स्थापित ही नहीं होगी, बातचीत ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैं बढ़ लेता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। आप समझ गए होंगे कि सब्सक्रिप्शन आवश्यकता क्यों है, सब्सक्राइब करना आवश्यक क्यों है। मैं बढ़ता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ठीक है। एक बार वापस से सिलेबस को देखते हैं। और ये सिलेबस है, और सिलेबस में, एक मिनट कहां चला गया है मेरा, हाँ, यूजीसी नेट के द्वारा दिया गया सिलेबस है। सिलेबस में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा साहित्य का विषय है, कोड नंबर 70 है, ये सब जानकारी है। जो सामान्य जाति विज्ञान है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, मैं वापस से बता देता हूं। आप बहुत ज्यादा सवाल इसमें आप मत पढ़िए इधर उधर का, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं आती है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं किया जाता है इससे। जो आपको पढ़ना है उसको ध्यान रखिए। हाँ, ये पेन ठीक है, ये कलर ठीक है शायद ना।
चूज कर लें हम थोड़ा और दूसरा, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ब्लैक ही रखते हैं। रेड, रेड सही है, रेड सही है। हाँ, सामान्य जाति विज्ञान में आप जाति विज्ञान की परिभाषा वगैरह मत पढ़िए, अब नहीं आने लगा है, ठीक है। जाति विज्ञान में आपको जो जहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मतलब ये सब पढ़ लीजिएगा अगर ऊपर ऊपर, जहां प्रमुखता से ध्यान देने की आवश्यकता है वो मुख्य शाखाएं पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अध्ययन क्षेत्र पर ध्यान दीजिएगा, इसकी उपयोगिता पे सवाल बहुत कम आते हैं, तो अध्ययन क्षेत्र पर ध्यान दीजिएगा, और संस्कृति की अवधारणा एवं परिवर्तन पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे सवाल है समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जनजातियों के विकास पर औद्योगिकरण का एवं नागरीकरण के प्रभाव, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ये सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन किसके दृष्टिकोण से? आदिवासियों की परंपरा, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। आदिवासी संस्कृति को पढ़िए आप, धार्मिक, न्यायिक या आर्थिक व्यवस्था, या तो उनकी जो परंपराएं हैं उनको पढ़िए, उन पर ज्यादा फोकस कीजिए। तो ये जो है ना जाति विज्ञान के सिद्धांत, झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश के आदिवासी एवं सदान समुदायों का जाति वैज्ञानिक अध्ययन, तो आप पार्श्व प्रदेश छोड़ दीजिए, सिर्फ झारखंड के आदिवासी एवं सदान समुदायों का जाति वैज्ञानिक अध्ययन कीजिए, इस पर पूरा फोकस कीजिए। इससे जाति विज्ञान के ज्यादातर सवाल यहां से आते हैं। 10 सवाल रहेंगे हर एक यूनिट से, लगभग लगभग 10 सवाल रहते हैं। इसके ज्यादातर सवाल जो होते हैं ना इस भाग से होते हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़िए कि टोटेम क्या है, या तो फिर जो खूट है, खूटी क्या है, या तो फिर उनकी किसी भी विशेष जनजाति में, या तो उराव जनजाति है या तो मुंडा जनजाति, उनकी परंपराएं क्या है ना, उनकी लोक संस्कृति को जानिए, उनकी लोक परंपरा को जानने की कोशिश कीजिए, तो वहां पर ज्यादा सवाल इस जगह से बनते हैं। तो आपको इसका जो अगर हम लोग बांट दें पहले और दूसरे भाग में, इसको पहला और इसको दूसरा, तो आप दूसरे भाग पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। पहले वाले भाग में मुख्य शाखाएं पढ़ लीजिए, ठीक है, अध्ययन क्षेत्र पढ़ लीजिए, और यहां पर एक चीज पढ़ने की आवश्यकता है आपको, थोड़ा बहुत मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत है और उसका जो विकास क्रम है, ठीक है, उसके बारे में पढ़िए। यही चीजें ज्यादातर मायने रखती हैं, ठीक है। और एथनोग्राफी जो नृजाति विज्ञान है या तो जाति विज्ञान है, उसमें भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जाति वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जुटा लीजिए, ठीक है, और उनके लेखन की वो कौन सी किताबें लिखी है उन्होंने। तो बस जाति विज्ञान में पहले भाग पर उतनी ही चीजें पढ़िए, दूसरे वाले भाग पे सभी आदिवासी की परंपरा, संस्कृति और उन सभी चीजों पर जो उनके यहाँ पर विशेष है उसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, ठीक है। आते हैं भाषा विज्ञान पर। देखिए भाषा विज्ञान जो है ना, इसमें भाषा विज्ञान की परिभाषा बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। भाषा विज्ञान का क्षेत्र एवं उसके प्रकार बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है, नहीं पूछा जाता है, अभी आजकल नहीं पूछा जा रहा है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़िए, पढ़िए, पर उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, ठीक है। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत से देखिए, इससे सवाल आते रहे हैं हमेशा से, तो इसको नकार नहीं सकते। एक आध बार अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन नहीं आए हैं इससे, लेकिन इसको नकार नहीं सकते हैं, इसको हमेशा अपने ध्यान में रखिए। आज अब के समय में इसके सवाल कम हो गए हैं, है ना, लेकिन इसको ध्यान में जरूर से जरूर रखिए। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत को बिल्कुल ध्यान रखिए। भाषा की विशेषताएं ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो हम लोगों को भी आता है, मतलब चीजें तो आती ही हैं ये सारी। प्रकृति, भाषा की उपयोगिता, भाषा का विकास, अच्छा भाषा के परिवर्तन और उसके कारण, भाषा का विकास छोड़ दीजिए आप, ठीक है, मत पढ़िए। भाषा का परिवर्तन और उसके कारण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़िए, ठीक है। भाषा के विभिन्न रूप छोड़ दीजिए, भाषाओं का वर्गीकरण जरूर पढ़िए, ठीक है। पारिवारिक एवं आकृति मूलक वर्गीकरण बिल्कुल पढ़िए। अब देखिए भाषा में उतनी ही चीज पढ़िए अभी, और जो मैं एक बता रहा हूं वो ध्यान दीजिए कि ध्वनि विज्ञान से जो है वो हमेशा सवाल अभी तक देखे गए हैं, तो इसमें 3 तारा लगाइए, 3 स्टार लगा दीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्वनि विज्ञान इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर पढ़िए। इससे सवाल 2-3 सवाल इससे बनते ही रहे हैं हमेशा, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बाकी
अर्थ विज्ञान, रूप विज्ञान, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लिपि विज्ञान से एक बार आप इसमें भी 3 तारा लगाइए, इससे भी 1-2 सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, कोश विज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, तो अब जहां जहां पे स्टार मार दिया है मैंने, वो सबको ज्यादातर ध्यान रखिएगा। इसके दूसरे भाग में आते हैं, भाषा विज्ञान के सिद्धांत, झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कुछ नहीं है यहां पर। आप झारखंड की जितनी भाषाएं हैं, उनकी लिपि के बारे में यदि जानकारी उपलब्ध है तो जान लीजिए, वो किस परिवार से आते हैं उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, यही ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा गया है। एक आध सवाल जो आते हैं वो संभव नहीं है पढ़ पाना, क्योंकि उसके मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो जिस विषय के टीचर जाते हैं वो अपना सवाल देते हैं, क्योंकि उनको जानकारी है। तो आप जानिए कि जितनी भी भाषाएं हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, और उसका वर्गीकरण कि किस परिवार में है। ठीक है, कि द्रविडियन परिवार का है या तो एस्ट्रो एशियाटिक है, तो ये सब जानकारी रखिए आप। ठीक है, अब देखिए, इसमें जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का पारस्परिक संबंध और प्रभावों का अध्ययन नहीं पूछा गया है, कहीं नहीं पूछा गया है। लेकिन आप यहां पर जो महत्वपूर्ण बात बताई, पहले भाग में ये बता दिया मैंने कि भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़िए, भाषा के परिवर्तन और उसके कारण को पढ़िए, भाषाओं का वर्गीकरण पढ़िए, पारिवारिक एवं आकृति मूलक वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान को पढ़िए और लिपि विज्ञान को पढ़िए, और यहां पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में रखिए। ठीक है, दूसरे से इतना ही पढ़िएगा, ज्यादा फोकस इस पे कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्या, तीसरी इकाई में जो भारतीय साहित्य है। अब देखिए, भारतीय साहित्य में वेद और पुराण की जो प्रारंभिक जानकारी है ना, और महाकाव्य, इनकी जानकारी अवश्य रखिए। ठीक है, इनसे 1-2 सवाल आते ही आते हैं। एक सवाल तो कंफर्म है, तो वेद पुराण उपनिषद महाकाव्य जितने हैं उनके बारे में जानकारी रखिए। प्रारंभिक जानकारी रखनी है आपको, बहुत डीप नहीं जाइए, ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो महाभारत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इनसे बहुत ज्यादा सवाल अभी तक नहीं देखे गए हैं, तो ना ही पढ़ें। हाँ, बौद्ध साहित्य, चूंकि यहां पर जो है ना बौद्ध साहित्य, वो अच्छा, इसमें आदिकाल नहीं दिया हुआ है ना, हिंदी का आदिकाल नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा बहुत बौद्ध साहित्य जो है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। और हिंदी साहित्य को जो 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो उसमें बौद्ध साहित्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे प्रारंभिक जानकारी रखनी है आपको सिर्फ। ठीक है, क्या किसकी किसकी, वेद की प्रारंभिक जानकारी, पुराण उपनिषद वगैरह की, और बौद्ध साहित्य की। उसके बाद बांग्ला साहित्य से सवाल आते रहे हैं हमेशा से, अभी तक मैंने देखा है कि सवाल रहे हैं इससे। तो बांग्ला साहित्य की जो प्रमुख किताबें हैं या तो प्रमुख लेखक हैं, उनके बारे में जानकारी जुटा लीजिए। ठीक है, अब उड़िया साहित्य वगैरह या तो अन्य साहित्य से अभी तक सवाल नहीं देखे गए। अन्य साहित्य जब दे देता है तो पता नहीं चल पाता है कि कौन से साहित्य की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं देखे गए, तो बांग्ला साहित्य को ध्यान में रखिएगा, वेद पुराण उपनिषद को ध्यान में रखिएगा, और बौद्ध साहित्य को ध्यान में रखिएगा। इसके दूसरे, इसमें 3 भाग है। देखिए, पहला भाग यहाँ पे, दूसरा भाग यहाँ पे, और तीसरा भाग ये। दूसरे भाग में देखिए भक्ति आंदोलन है, जरूर से जरूर पढ़िएगा। भक्ति आंदोलन से सवाल रहे ही रहे हैं, चाहे तो आलवार संत है, सगुन भक्ति या निर्गुण भक्ति, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, सूफी संत, इनसे सवाल रहे हैं, जरूर से जरूर पढ़िएगा। कि इसके प्रमुख कवि और काव्य का अध्ययन कर लीजिएगा। इसको थोड़ा डीप में ही पढ़ सकते हैं, मतलब थोड़ी ज्यादा जानकारी इसके बारे में जुटाइए। रीतिकालीन कवि और काव्य के ऊपर ऊपर जानकारी भी आप रखिएगा, सिर्फ जान लीजिएगा कि हाँ ये सारे कवि जो हैं वो रीतिकालीन कवि थे, तो चलेगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्ति आंदोलन पढ़िए, जरूर से जरूर पढ़िए, इससे सवाल आते रहे। अब इसके तीसरे पे जाते हैं। तीसरे पे आधुनिक भारतीय साहित्य में रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का परिचय, इसको जरूर पढ़िए। रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से सवाल आते रहे। प्रयोगवाद से कम सवाल दिखे गए हैं, लेकिन हाँ, छायावाद से बहुत ज्यादा सवाल दिखे गए हैं, तो इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। छायावाद को ध्यान में रखिएगा, जरूर से जरूर रखिएगा। आपने पहले भी देखा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा व अन्य पे सवाल रहे हैं। इस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया उसमें मिला होगा आपको। ठीक है, प्रयोगवाद वगैरह को उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, चलेगा, लेकिन हाँ, छायावाद को बिल्कुल ध्यान दीजिए और प्रगतिवाद को ध्यान दीजिएगा ही दीजिएगा। ठीक है,
बाकी उस स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रोत्तर गद्य पद्य का विकास, प्रमुख कवि, लेख एवं उनकी कृतियां, बहुत उसमें छायावाद और प्रगतिवाद में ये कैप्चर हो जा रहा है, इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए साहित्य सिद्धांत, इसमें साहित्य सिद्धांत में जो है ना, कुछ आपको नहीं पूछता है। पहले और दूसरे भाग में, यदि इसको भी 3 भाग, अच्छा इसका 3 भाग है, 3 भाग में बांट देते हैं इसको भी, 1 2 3 भाग है, उससे सवाल नहीं रहते हैं, बहुत कम रहे हैं आज तक। थोड़ी बहुत प्रारंभिक जानकारी रख लीजिएगा कि उपन्यास की परिभाषा, या तो उपन्यास किसको कहते हैं, या तो उपन्यास के जो तत्व हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, उपन्यास के तत्व हैं, या तो एकांकी, जीवनी, रिपोर्टाज, इसके ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, सिर्फ तत्वों के आधार पर जो बातचीत होगी उस पर, उसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय काव्य शास्त्र से यहां पर से सवाल यहां पर बनते रहते हैं, यह महत्वपूर्ण है, थोड़ा कठिन भी है लेकिन महत्वपूर्ण। भारतीय काव्य शास्त्र से जो भी प्रमुख कवि रहे हैं, है ना, संस्कृत कवि रहे, संस्कृत के कवि रहे, भामा हो गए, है ना, या तो नाट्य शास्त्र जो रचे हैं भरत मुनि हो गए, या तो जहां जहां पर भी काव्य या तो फिर जो पौराणिक ग्रंथ हैं, ठीक है, साहित्य को लेकर या तो काव्य को लेकर, तो उसको ध्यान रखिएगा। यहां तक जो अभी तक सवाल पूछे गए हैं भारतीय काव्य शास्त्र में, ये साधारणीकरण, काव्य गुण, ये सब नहीं पूछे गए, काव्य दोष वगैरह नहीं पूछे गए हैं। जो पूछा गया है वो यही है कि परिभाषा, ये परिभाषा काव्य की किसने दी है ना। एक परिभाषा दे देंगे, वो पूछेंगे इनमें से बताइए किसकी, इसकी परिभाषा किसने दी है, या तो 4 आचार्य का नाम दे देंगे, है ना, भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों के नाम दे देंगे और कहेंगे कि इनको क्रम के अनुसार, वरीयता क्रम के अनुसार इसको सजाइए। तो बहुत ज्यादा अंदर अंदर डीप नहीं पूछा गया है, तो ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा। ऊपर ऊपर पढ़ने का अर्थ यह है कि काव्य शास्त्र की जो भी परिभाषाएं दी है आचार्यों ने, उसको ध्यान में रखिएगा, और साथ में ही ध्यान में रखिएगा कि उनका क्रम क्या था, काल क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पहले कौन आए बाद में कौन आए। बार बार सवाल पूछा गया है यहां पर, एक जो मैं देखता हूं वो नाट्य शास्त्र से पूछा गया है और भरत मुनि से पूछा गया है। नाट्य शास्त्र में ही 9 रसों की चर्चा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, और भरत मुनि के बारे में भी ध्यान में रखिएगा, ये 3 स्टार मारिए। और यहां पर भामा, दंडी व अन्य जो आचार्य हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटा लीजिएगा निश्चित रूप से। ठीक, जो अब मुझे लगता है चूंकि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और टफ तो होता ही जा रहा है, जो संभावित है, जो पूछा जा सकता है, वो ये है कि अलंकार। तो अलंकार की भी ऊपरी चीजें, अभी तक एक आध क्वेश्चन तो आए हैं अलंकार से, लेकिन अलंकार की भी ऊपरी चीजें पूछी जाएगी आपको। अलंकार के रूप वगैरह जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति, या तो जो भी यहाँ पर अलंकार के जितने भी प्रकार दिए हैं वो सब पूछे जा सकते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी तक बहुत डीप में अलंकार से सवाल नहीं आया है, लेकिन हाँ आप एक आध इसके बारे में जानकारी रख लीजिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष के बारे में निश्चित रूप से जानकारी रख लीजिएगा। उपमा और रूपक, ये सब जो 5 हैं ये महत्वपूर्ण हैं, और एक अतिशयोक्ति, 6, इन 6 के बारे में जानकारी रख लीजिएगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति के बारे में, ठीक है। छंद में दोहा, चौपाई, सवैया, मालिनी, मंदाक्रांता, इससे सवाल अभी तक नहीं देखे गए, मत पढ़िएगा। अगर पढ़ना भी हो सिर्फ दोहा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लीजिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। इकाई 4 में इतना ही। इकाई 5 में आते हैं। इकाई 5 में देखिए, लोक साहित्य की अवधारणा, अध्ययन, परंपरा, वर्गीकरण, इतना आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके महत्व और विशेषताएं आप लोग को स्वयं अपने विवेक से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लोक साहित्य की अवधारणा, अध्ययन, परंपरा, वर्गीकरण देख लीजिएगा, किसने किन वर्गों में बांटा है, कितने वर्गों में बांटा है, ये भी आएगा, ठीक है, कि किस मतलब लेखक ने लोक साहित्य, जैसे अभी डॉक्टर सत्येंद्र के बारे में सवाल आया था कि लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। इतना ही देखना, लोक साहित्य की अवधारणा, अध्ययन, परंपरा, वर्गीकरण, और इसकी परिभाषा, कौन सी परिभाषा किसने दी है,
इसके बारे में जानकारी रख लीजिएगा, ठीक है, जरूरी है। इसके अलावा नहीं आता है जो लोक नाट्य हैं, ठीक है, इसके बारे में जानकारी रख लीजिएगा कि कौन सा लोक नाट्य कहां का है। जैसे तमाशा जो है महाराष्ट्र का है, इसी तरीके से जो एक लौंडा नाच है तो वो बिहार का है। हमारे यहाँ या तो नटुआ है जो बिहार का है, वो झारखंड में भी चलता है। तो जो लोक नाट्य की परंपरा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी रख लीजिएगा कि कौन लोक नाट्य कहां का है, ठीक है। और कुछ नहीं आएगा। जो सवाल देखे गए हैं, थोड़े बहुत मुहावरों के बारे में चर्चा की गई, लेकिन वो इनके बारे में सवाल जो आते हैं, या वो सारे सवाल आपको अपने विवेक से बन जाएगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहेलियां और मंत्र के बारे में भी सवाल आए हैं, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो अपने विवेक से बन जाएगा, ठीक है। इकाई ये 5 हो गया। इकाई 6 में जाते हैं। देखिए इकाई 6, संस्कृति की परिभाषा वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वापस जो पहला यूनिट था उसमें भी संस्कृति दिया हुआ था। महत्व पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैशिष्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीजें जो है वो आप स्वयं जान लेंगे। देखिए जहां भी किसी भी चीज के बारे में पूछ रहा है और सकारात्मक चीज आती हो तो वो सवाल सही हो जाएगा। मतलब संस्कृति के बारे में यदि जितने भी ऑप्शन आए और उसमें जितने भी सकारात्मक हो, वो सारे सवाल वो सारे ऑप्शन सही माने जाएंगे, ठीक है, वो सही हो जाते हैं। अब देखिए जतरा मेला के बारे में निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा, स्टार मार लीजिए। यहाँ के झारखंड के मेला के बारे में जान लीजिए। इसको जितना भी पढ़ना है ना आपको, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की संस्कृति एवं उसके विभिन्न आयाम, ये कहीं और की मत पढ़िएगा। झारखंड के जो मेले हैं, त्योहार हैं, खान पान है, रहन सहन है या सामाजिक व्यवहार है, रीति रिवाज है, और इनकी जो आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था है, इसके बारे में निश्चित रूप से पढ़िएगा। इसमें 5 स्टार मारिएगा तो 5 स्टार मार लीजिए, ठीक है। 6 मारा गया तो 6 मार लीजिए। लेकिन हाँ बहुत आवश्यक है, इससे सवाल आते हैं और इससे कई बार 10 से सवाल ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यही सारे सवाल ऊपर की इकाइयों वाले भी कवर कर लेते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इकाई 6 जरूर ध्यान रखिएगा। इसके झारखंड के जितने भी पर्व हैं ध्यान रखिए, जितने भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय पर्व हैं, है ना, उसको ध्यान में रखिए। जो त्योहार यहीं के हैं, जो यहीं के लिए फेमस है, सिर्फ झारखंड में होता है, मेला, जतरा मेला, मेला के इनके यहाँ के मेले के बारे में ध्यान रखिए, खान पान के बारे में ध्यान रखिए, रहन सहन के बारे में ध्यान रखिए, ठीक है। एक बार सवाल आया था कि ढुसका कैसे बनाते हैं या पुआ कैसे बनाते हैं, इसका सवाल आया, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में सवाल आ गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इकाई 7 में बढ़ते हैं। इकाई 7 में है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की कलाएं। निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। पारंपरिक संगीत की राग रागिनियां जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। नृत्य शैलियां, वाद्य अंतर, सवाल पूछे गए हैं, बिल्कुल पूछे गए हैं। प्रदर्शन कला, आकाशवाणी और दूरदर्शन में कला प्रदर्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं वो ध्यान रखिए। यहाँ के जो वेशभूषा है ना, उनके बारे में भी सवाल आया है कि हसली क्या होता है, या तो वो पूछा कि हसली जो है वो क्षेत्र, यहाँ की जो सदान है या तो जो आदिवासी हैं उनके पुरुष पहनते हैं या स्त्रियां पहनती है, ऐसे ऐसे करके हसली पर भी एक सवाल था। तो वेशभूषा और उनके जो यहाँ के जो क्या कहते हैं उसको, जो ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, उनके बारे में भी जानकारी रखिएगा। इसका जो सेकंड भाग है चित्रकला, बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोहबर के बारे में सवाल आ चुका है काफी बार सवाल आया है। उस जादू पटिया के बारे में काफी बार सवाल आया है। वो जो क्या है उसको क्या कहते हैं, देखिए मुझे नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, जो शादी विवाह के अवसर पर बनाया जाता है, ये कोहबर तो है ही, तो उसके अलावा भी जो और चीजें बनाई जाती है, शिव और पार्वती का भी जो पूरा संस्मरण दिखाया जाता है पिक्चर के माध्यम से, उस पर भी सवाल आए हैं। कोहबर के बारे में भी सवाल आया है कि कोहबर क्या है, कोहबर का अर्थ क्या होता है, ठीक है। बर का कोह मतलब बर का गुफा, उसको सजाया जाता है, तो इसके बारे में कोहबर से सवाल आ चुका काफी बार, ध्यान रखिएगा। यहाँ के काष्ठ कला के बारे में ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता है, या तो उसके बारे में ध्यान रखिए। पाषाण कला के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है।
कि पत्थरों वगैरह से कैसे बनाया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है। धातु कला के बारे में निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, डोकरा पे सवाल आ चुका है, काफी बार आ चुका है। रेशम कला पे ध्यान रखिएगा। गृह निर्माण कला के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो गृह निर्माण होता है वो कैसा होता है, इससे सवाल आ चुका है पहले। पाक कला के बारे में अभी मैंने बता दिया, ढुसका या तो कुआ के बारे में सवाल आया था। और अन्य कलाएं जो है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो इसका जो दूसरा भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, इसको जरूर से जरूर पढ़िए, इससे सवाल आते ही आते हैं, आते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं आएगा, आते हैं। तो इकाई 6 इकाई 7 में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इकाई 8 पे आते हैं, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पद्य साहित्य। हर एक का पढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, ऊपर ऊपर से जो प्रमुख हैं, जो खोरठा में प्रमुख साहित्यकार हैं, जो पंच परगनिया में या कुरमाली में या तो संथाली में जो प्रमुख हैं, उनके बारे में आवश्यक रूप से सुनिश्चित कीजिएगा कि वो छूटे नहीं, है ना, पढ़ लीजिएगा उनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है हर एक के बारे में पढ़ पाना, लेकिन जितना संभव हो सकता है ऊपर ऊपर तो पढ़ लीजिएगा। एक जानकारी क्या होता है ना, कई बार एक बार पढ़ने से भी ना स्मृति में रह जाती है, कि ऑप्शन मिलता है तो लगता है कि हाँ ये तो सुना सुना हुआ लग रहा है, और ऐसे में भी कई बार आंसर सही हो जाते हैं। तो एक बार ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के गद्य साहित्य, ऊपर वापस से यहाँ पर वही करना है जो ऊपर वाले में कर रहे थे हम लोग 8 वाले में। ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा सभी भाषाओं के बारे में, सभी भाषाओं में लिखे गए प्रमुख साहित्य जो हैं, गद्य साहित्य या पद्य साहित्य है, उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत जुटा लीजिएगा। इकाई देखिए 10 दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है 10 इकाई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा जी के बारे में निश्चित रूप से पढ़िएगा, संभव ही नहीं कि नहीं पढ़ा जाए। वीर बुद्धू भगत के बारे में पढ़िएगा जरूर, तिलका मांझी जी के बारे में पढ़िएगा, सिद्धो कान्हू जी के, चांद भैरव के बारे में, शेख भिखारी के बारे में, नीलांबर पीताम्बर के बारे में, तिलंगा खड़िया के बारे में। यहाँ पर अभी तक सवाल एन होरो से नहीं देखा है मैंने, पोटो सरदार से सवाल नहीं देखा है। विनोद बिहारी महतो से शायद एक सवाल देखा है जो मैंने, कि झारखंड निर्माण की जब बात हो रही थी उस पर एक सवाल शायद कहीं पे था, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल नहीं रहे हैं, तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं। लाड़ो जोंको पे सवाल अभी तक मैंने नहीं देखा है, तो इसको मत पढ़िएगा, इनके बारे में जानकारी जुटाने की आवश्यकता नहीं। कार्तिक उरांव जी के बारे में बहुत ज्यादा सवाल अभी तक नहीं देखा है मैंने, लेकिन हाँ पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है, संभावित है कि इनसे आ सकता है। जयपाल सिंह मुंडा निश्चित रूप से पढ़िएगा दोस्तों, निश्चित रूप से पढ़िएगा। ठीक है, इसी तरीके से पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। संथाली भाषा को लेकर और संथाली लिपि जो है ओल चिकी, इनको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के बारे में जरूर पढ़िएगा, पहला संथाली नाटक वगैरह कुछ मंचन किया इन्होंने, शायद कोई सीता करके कोई नाटक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, या तो फिर कुछ तो है कि मास्टरनी, गांव की मास्टरनी ऐसे करके कोई एक है, आप मुझे अभी स्मरण में नहीं है, लेकिन आप इनको पढ़िएगा जरूर। लाखों बुद्रा जी के बारे में पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके बाद वो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बिल्कुल पढ़िएगा, 5 स्टार लगा लीजिए, 6 स्टार लगा लीजिए, जितने भी स्टार लगाने लगा लीजिए, इनके बारे में पढ़ना आवश्यक है। हर बार इनसे एक सवाल रहता ही रहता है, संभव ही नहीं कि इनसे सवाल ना रहे, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, परमवीर एल्बर्ट एकक जी के बारे में अभी तक सवाल नहीं देखा है मैंने, रामदास टूडू जी के बारे में नहीं देखा, साधुराम चांद मुर्मू के बारे में एक बार सवाल मैंने देखा है कहीं पर, तो इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी को आप छोड़ सकते हैं, जहां जहां पर मैंने कहा इंपॉर्टेंट उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट कहा मैंने, बिरसा मुंडा जी के बारे में, वीर बुद्धू भगत जी के बारे में, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, तिलंगा खड़िया जी के बारे में हल्का फुल्का, एन ई होरो के बारे में, पोटो सरदार के बारे में, इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। विनोद बिहारी महतो के बारे में थोड़ी बहुत प्रारंभिक जानकारी रख लीजिएगा, चलेगा। लाड़ो जोंको के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कार्तिक उरांव जी के बारे में पढ़ने की थोड़ी बहुत आवश्यकता है, अभी तक सवाल नहीं आई है। जयपाल सिंह मुंडा से जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू के बारे में बिल्कुल पढ़िएगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में छोड़ा ही नहीं जा सकता, यदि आप छोड़ दिए तो सवाल नहीं बनेगा, एक दो सवाल रहते ही रहते हैं, जरूर पढ़िएगा। साधु राम चांद मुर्मू के बारे में जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, जिसको आपको कवर करना ही करना है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि अब
वन शॉट वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूं, लेकिन हाँ, उसके लिए समस्या ये है कि मैं चाहता हूं कि कम से कम जो है ना 110 या 115 सब्सक्राइबर तो हो जाएं। 110 115 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा जो आपको मदद करेंगे ही करेंगी। निश्चित रूप से नहीं भी मदद करेंगे तो एक आपकी प्रारंभिक समझ को विकसित करने के लिए आवश्यक होंगी, है ना। बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करेगी। साथ में ही मैं सोच रहा हूं कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कैप्सूल करके कोई एक वीडियो चलाऊं, एक सीरीज चलाऊं, जहां पर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जाति विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स हैं, या तो जो भाषा विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, या तो फिर जो हिंदी साहित्य या तो भारतीय साहित्य, ठीक है, या काव्य शास्त्र के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आपको ठीक करे, है ना, उस पर कोई चर्चा की जाए। तो दो चीज मेरे दिमाग में तो है, लेकिन हाँ मैं बस रुका हुआ इसलिए क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं दोस्तों। लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद यदि आप लोग नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, मुझे अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ में आती है कि हाँ मुझे इन लोगों को, या तो लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं, उन लोगों को फायदा हो रहा है, कई लोगों को हो रहा है जो कि मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। और हाँ, अगर फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए ना, सब्सक्रिप्शन में क्या जाता है, आपको कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। जब पैसे नहीं लग रहे हैं उससे होगा ये कि मैं अपनी जिम्मेवारी समझूंगा, मैं समझूंगा कि हाँ मेरी जिम्मेवारी है आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि मुझे एक अपना जिम्मेवारी का बोध हो और एक मुझे एक कनेक्शन फील हो आप लोगों से कि हाँ भाई इतने लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। हाँ यानी बाकी एक और बात, व्हाट्सएप ग्रुप बना चुका हूं, उससे जुड़ सकते हैं आप लोग। अभी तक तो अभी कल ही पहले भी मैंने लिंक दिया था, लेकिन अभी तक तो कई लोगों को जोड़ा नहीं है मैंने, उसमें बंद कर रखा था, लेकिन अब खुल गया है। तो जिनको भी जुड़ना है वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं वहां पर भी बता सकते हैं। जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वापस से जिस चैनल पर आप देख रहे थे ये वीडियो, वो अखरा नाम है। अखरा को आवश्यकता है आप लोगों की, है ना, सबको मिल बैठकर आइए बातचीत करते हैं। इस अखरा में आवश्यक है जुड़ने की, और अखरा से आप भी जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए, ठीक है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई के लिए जो चैनल काम कर रहा है अभी, वो अखरा चैनल है। और आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, निश्चित रूप से निश्चिंत कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में जितनी भी पढ़ाई होगी वो मैं करवाऊंगा, आप लोगों को निःशुल्क करवाऊंगा। साथ ही होरठा की जो पढ़ाई है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का या किसी भी चीज के लिए, वो मैं करवाऊंगा एकदम अच्छे ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से, और एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए। अभी माध्यमिक शिक्षक का जो आया हुआ है उसके बारे में भी एक कोर्स आने वाला है, लोग काम कर रहे हैं उस कोर्स पे, आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि मुझे भी अपनी जिम्मेवारी का बोध हो और फिर मुझे एक लगे कि हाँ हम लोग एक फैमिली धीरे धीरे बन रहे हैं, है ना। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो रेट है। स्लो रेट ये है कि व्यूज ज्यादा है, सब्सक्राइबर्स कम है। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे और हम लोग ज्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे और बेनिफिट भी होगा, है ना। हमारे पीछे जो भी टीम में काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा और लेक्चर ना देते हुए, आपका और ज्यादा टाइम खपत ना करते हुए इस एग्जाम के समय में, आप लोगों को वापस से जोहार, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।